नमस्कार स्टूडेंट। हम कक्षा 10 के इतिहास एसएसटी की इतिहास बुक जो है उसका चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था, औद्योगिकरण का युग। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो औद्योगिकरण का युग है, इसका मतलब ये है कि इसमें उद्योगों को अत्यधिक आगे बढ़ाने की बात की गई है। उद्योगों के बारे में ही इस चैप्टर में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि प्राचीन समय में यानी आधुनिक समय में किस प्रकार के उद्योग थे, उनमें कैसे कैसे मतलब चीज़ें बदली और किस प्रकार से वो आगे बढ़ी। ठीक है, तो उद्योगों के बारे में बात करनी है। और इसमें अगर हम देखें आगे, तो किताब जो है उसके पहले ही पेज पे यानी इस अध्याय के पहले ही पेज पे एक चित्र दिखाया गया है, और वो चित्र जो है वो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा छापा गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा छापा गया था? ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि कब छापा गया था ये, तो हम कह सकते हैं 1900 में छापा गया था। और इस चित्र का नाम क्या था? डॉन ऑफ सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, और जो किताब छापी गई थी उसके जो जिल्द है उस पे ये चित्र था। और इस चित्र में अगर हम देखें ना, तो एक महिला है, एक देवी है, जो कि उसके पैर जो हैं उस पे टिके हुए हैं। किस पे टिके हुए हैं? पहिए जो है, पंख वाले पहिए पर टिके हुए हैं, जो कि समय का प्रतीक है। और उसके हाथ में एक ध्वजा है जो आधुनिकता का प्रतीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा था कि दो तस्वीर हैं, और एक तस्वीर है, उस पे दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र जो था वो अलादीन का था। किसका था? एक चित्र तो अलादीन का था, जो प्राचीनता का प्रतीक है, प्राच्य का प्रतीक है, यानी हम कहें अतीत का प्रतीक है। जबकि दूसरा चित्र था वो आपके क्या था? जादूगर जादूगर का था, जो कि एक जादूगर जो है वो मैकेनिक था। जादूगर जो था वो क्या था? मैकेनिक था। ठीक है, जिस पहला चित्र तो अलादीन का था और दूसरा किसका था? मैकेनिक का। तो और आधुनिकता का प्रतीक था, वो किसका था? पश्चिम का प्रतीक था, आधुनिकता का प्रतीक था। देखो, दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो अलादीन है वो प्राच्य और अतीत का प्रतीक है, और जो जादूगर है वो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। ये क्लियर रखना है आपको। और ज़्यादा इसके बारे में टाइम इतना हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलेंगे, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो, कारखानों से पहले, इसके बाद में है औद्योगिक क्रांति से पहले। आपकी किताब में जो चैप्टर है उसको इस प्रकार से दे रखा है, औद्योगिक क्रांति से पहले। और यहाँ पर जो हमने इसको डिकोड किया है वो कारखानों से पहले जो समय है उसको क्या कहा जाता है? आदि औद्योगिकरण। अब जैसे मान के चलो कि औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, नई नई प्रकार की मशीनें आती हैं, नई नई प्रकार की मशीनें आती हैं, कारखाने खुलते हैं, और उसके ये सारी चीज़ें तो हैं औद्योगिकरण की। लेकिन उससे पहले कैसे उत्पादन होता था, कैसे चीज़ों का उत्पादन होता था, तो वो यानी हम कह सकते हैं कि उद्योगों से पहले का जो समय है वो क्या कहलाता है? आदि औद्योगिकरण। ये मैंने आपको पहले ही जो है इस चीज़ों के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तो शहर की बात करें और दूसरा देहात की बात करें। तो शहर में जो होते थे वो गिल्ड्स होते थे, जिनका व्यापार पर नियंत्रण होता था। ये गिल्ड्स जो है कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, ये ताकतवर होते थे, उत्पादन पर इनका नियंत्रण होता था, प्रतिस्पर्धा के समय ये वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते थे, और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। तो ये सारा का सारा जो काम है आपके किसका था? गिल्ड्स का था। ये सारा का सारा काम किसका था? ये गिल्ड्स का था। आपको ध्यान रखना अच्छे से, ये सारा काम किसका था? गिल्ड्स का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, तो क्या नाम से जो सौदागर होते थे, ये जो है गाँवों में क्या करते थे? गाँवों में पेशगी देकर काम करवाते थे मजदूरों से। ठीक है, और गांव के लोग भी काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं थे। ये आगामी रकम दे देते थे, और वो लोग उसके आधार पर काम कर लेते थे। तो इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर चुके हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो छोटे किसान होते थे उन्हें कोटेजर कहा जाता था। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, गिल्ड्स कहाँ पर होते थे? शहरों में। और और जो सौदागर है यानी छोटे व्यापारी, सौदागर का मतलब क्या होता है? छोटे व्यापारी, ये कहाँ पे काम करते थे? देहात में। देहात का मतलब होता है आपके कहाँ पे काम करते थे? ये गाँवों में। ठीक है, सौदागर गाँव में काम करते थे और गिल्ड्स जो है वो शहरों में काम करते थे। ये को अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, आदि औद्योगिकरण व्यवस्था एक जटिल नेटवर्क, यानी आदि औद्योगिकरण की जो व्यवस्था है उसका एक जटिल नेटवर्क था। आदि औद्योगिकरण का मतलब समझ रहे हैं ना? उद्योगों से पहले, यानी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुए, उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया, अभी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं आई है, कंपनियाँ नहीं लगी हैं, कोई मशीनें नहीं आई हैं अभी। तो इसका मतलब है आदि औद्योगिक व्यवस्था
एक जटिल नेटवर्क, है ना। तो मतलब आदि औद्योगिकरण की जो व्यवस्था थी, यानी औद्योगिकरण की जो व्यवस्था थी, उससे पहले का नेटवर्क कैसा था, कैसे उत्पादन होता था, कैसे कपड़े बनते थे। यहाँ पर हमें कपड़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, कपड़े कैसे बनते थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको देखो पहले बता दिया, इसके बारे में ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो सौदागर होते थे जो गाँव में जाके पेशगी देते थे, एडवांस रकम देते थे। पेशगी का मतलब होता है एडवांस रकम, एडवांस रकम देते थे। उसके बाद में स्टेपलर जो होता था वो रेसों के हिसाब से उनको छांटता था, ये इसका काम होता था। फिर ये इसको कहाँ बेचता था स्पिनर के पास में, यानी ऊन कातने वाले के पास में भेजता था, ठीक है। तो ये ऊन कातता था, उसके बाद में जो ऊन कातने वाला है वो इसको बुनकर के पास में भेज देता था। बुनकर के पास में हम कह सकते हैं फुल्लर के पास में भेज देता था। तो बुनकर और फुल्लर जो है इसको क्या करता था, यानी फुल्लर जो है बुनकर तो बुनता था, और जो फुल्लर है वो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को क्या करता था, समेटता था। उसके बाद में जो है ये फुल्लर जो है ये देता था रंग साज को। फिर उसको रंग साज का मतलब होता है उस पर रंग चढ़ाना, यानी ये का क्या करता था, रंग चढ़ाता था, उस पर ड्राई करता था उसको। और लास्ट में ये जो है रंग चढ़ने के बाद ये कपड़ा जाता था आपके लंदन में, जिसे कहा जाता था फिनिशिंग का शहर। क्या कहा जाता था, फिनिशिंग का शहर। यहाँ पर फिनिशिंग की जाती थी कपड़ों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। अब देखो, अब एक चीज़ या और ध्यान रखनी है आपको, जैसे उत्पादन के जितने भी चरण होते थे, जैसे यहाँ पर यानी एक सौदागर है, जैसे उत्पादन के जितने भी चरण है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो सौदागर जो है यहाँ पर कम से कम 20 मजदूरों को ये रखता था इस काम करवाने के लिए, है ना, दस्तकार जो होते थे उनके लिए। उसके बाद में स्टेपलर है, तो यहाँ पर भी कम से कम 20 से 25 व्यक्ति होते थे इसके स्टेपलर के पास में, ठीक है। और उसके बाद में हम कहें कि काटने वाले के पास में 20 से 25 आदमी होते थे, और बुनकर के पास में 20 से 25 आदमी होते थे, मजदूर होते थे। और रंगसाज के पास में 20 से 25 होते थे, क्या, मजदूर। इस प्रकार से यानी उत्पादन के, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादन के हर चरण में एक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम कराता था। मतलब यहाँ पर भी सौदागर ही होते थे, यहाँ पर भी सौदागर। और ये अपने पास में कितने मजदूर रखते थे, कम से कम 20 से 25 मजदूर। इसके बाद देखो ये चीज़ों के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं पहली क्लास में। फिर कारखानों का उदय और बिखराव से एकीकरण की ओर, यानी देखो कारखानों का क्या हो जाता है, उदय, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे औद्योगिकरण से पहले की स्थिति। अब जो है कारखानों का उदय हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये उदय होता है 1730 के दशक में। और सबसे पहले कारखाने कहाँ पे खुलते हैं, इंग्लैंड में, ध्यान रखना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे होती है, इंग्लैंड में। तो कारखाने भी सबसे पहले ही इंग्लैंड में खुलते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, कारखानों का उदय और बिखराव से एकीकरण की ओर, यानी कारखानों का उदय जब होता है, बिखराव, देखो यहाँ पर कारखानों का उदय और बिखराव से एकीकरण की ओर, इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब यह है कि जो हमने इससे पहले अभी हमने देखा है, इससे पहले जो हमने देखा है ना, तो ये बिखराव है। ये क्या है, सारा बिखराव। देखो कुछ व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर 20 से 25 यहाँ पर कर रहे हैं, 20 से 25 यहाँ पर कर रहे हैं, फिर 20 से 25 यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से मतलब अलग अलग जगह पे ये जो काम करते थे, ये क्या था, बिखराव था। और अब क्या हो गया है, एकीकरण। क्यों हो गया है एकीकरण, पहले ये क्या था, बिखराव था, और अब क्या हो गया है, एकीकरण हो गया है। क्यों हो गया है, कारखानों की वजह से हो गया है। और कारखानों की वजह से हो गया है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है रिचर्ड रिचर्ड आर्कराइट। इसका नाम आता है रिचर्ड आर्कराइट। इसने क्या किया, इसने एक मील की अवधारणा दे दी, जिस मील की अवधारणा के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया है हमने बात की है, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक ही हम कह सकते हैं छत के नीचे की जाने लगी। एक ही छत के नीचे की जाने लगी, और फिर इस पर एक ही व्यक्ति जो है नज़र रखता था इन सब पर, कि ये काम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इससे जो है उत्पादन जो है वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि मील की अवधारणा, यानी फैक्ट्रियों की अवधारणा सबसे पहले जो रिचर्ड आर्कराइड है इनके द्वारा दी जाती है, मील की अवधारणा, ठीक है। अब देखो 1730 में सबसे पहले कारखाने तो खुलते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इसको नहीं भूलना है कि कपास जो है ये नए युग का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इससे क्या होता है, देखो इसके कारण क्या बदलाव आए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इससे बदलाव आया, भारी उत्पादन हुआ, तकनीकी में और सुधार हुआ, जिसमें कोडिंग है, ऐंठन है, कताई है, ये सारी प्रक्रिया आने लगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इससे क्या होता है
कि जो गुणवत्ता इससे गुणवत्ता और मज़दूरों पर निगरानी रखना। देखो मैंने पहले बताया था मज़दूरों पर निगरानी रख जाती है तो इससे क्या उत्पादन और ज़्यादा बढ़ता है। अब देखो ये चीज़ें हम पहले चैप्टर पहले ही बात कर चुके हैं पहली क्लास में, फिर भी हम थोड़ा सा इसलिए करें ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो देखो हाथ का श्रम, अब इसमें हाथ का श्रम बनाम मशीनें उद्योगपतियों की क्या पसंद थी। देखो एक साइड तो आपके दिया गया है हाथ का श्रम यानी जो हाथ से चीज़ें बनती थी, और दूसरी साइड दी गई है जो मशीनों से चीज़ें बनती थी यानी भाप की मशीनों से जो चीज़ें बनती थी। तो उद्योगपति किसको ज़्यादा महत्व देते थे, उद्योगपति की क्या पसंद होती थी, हाथ का काम या हाथ का हम कह सकते हैं श्रम या मशीनों का। तो देखो सीधी सी बात है कि ज़्यादा जो उद्योगपतियों की बात करें, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात करें तो उद्योगपतियों की पसंद होती थी हाथ का श्रम ज़्यादा उद्योगपतियों को पसंद था। और दूसरा जो है हम बात करें तो जो पूंजीपति हैं यानी जो जो पैसे वाले लोग हैं, कुलीन वर्ग है, उनको भी हाथ से बनी हुई वस्तुएं ही ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो उद्योगपतियों की बात करें, उद्योगपतियों को क्यों ये चीज़ें हैं जो हाथ की बनी हुई चीज़ें ये ज़्यादा क्यों पसंद थी। तो सबसे पहले देखो निवेश की बात करें तुलना के आधार पर कि तुलना करें तो सबसे पहले तो निवेश का मतलब होता है पूंजी। भाई निवेश कौन करेगा, उद्योगपति निवेश करेंगे। तो तो यहाँ पर पूंजी की बात करें तो पूंजी का जो निवेश है वो कम खर्च पर सस्ती लेबर उपलब्ध थी। कम खर्च पर यानी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है और मजदूर जो हैं वो आराम से बिल्कुल मिल रहे हैं और वो भी सस्ते मिल रहे हैं, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है, अब देखो तकनीक क्यों इनको पसंद नहीं थी, मजदूर तो इसलिए पसंद थे क्योंकि सस्ते मजदूर मिल रहे हैं भैया और इनको बुला के काम करा सकते हैं। जबकि मशीनें क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि तकनीक जो थी वो बहुत महंगी थी। क्या थी, तकनीक बहुत ज़्यादा महंगी थी, यानी मशीनें जो हैं आपके ज़्यादा ही महंगी थी, इसलिए जो है वो पसंद इनको नहीं आ रही थी, ठीक है। इसके बाद में है श्रमिकों की आपूर्ति। देखो बाजार में हम बात करें तो बहुत सैकड़ों लोग जो थे वो बेरोजगार थे बाजार में। श्रमों की आपूर्ति की बात करें ना, उपलब्धता की बात करें तो काफ़ी लोग बेरोजगार थे तो इनको आसानी से मजदूर मिल जाते थे। दूसरी बात ये है कि मशीनों को चलाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी और कुशल कारीगर कम थे और फिर थे भी तो वो महंगे मिलते थे, ठीक है। तो इसलिए ये सोच रहे थे कि मशीनों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने जब काम सस्ते में हो रहा है, मजदूरों से हो रहा है तो क्यों मशीनों को खरीदें हम। तो ये था। दूसरी है मौसम की मांग। देखो अब हम बात करें तो मौसम की मांग क्या है, तो देखो मौसम के अनुसार मजदूरों की संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे मान के चलो अगर काम इस समय किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है तो उस चीज़ को हम ज़्यादा बनवाएंगे तो मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। भाई समय के अनुसार अगर मान चलो किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें मजदूरों को अधिक से अधिक लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक जो है, इसकी उदाहरण के तौर पे देखें, कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पर सर्दियों में तो ये काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गर्मियों में फिर अधिक से अधिक जो फैक्ट्री हैं उनमें मजदूरों को काम दिया जाएगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे ही क्या है, समय के अनुसार जो है मजदूरों की अगर ज़्यादा संख्या होगी तो हमें उनको बढ़ा देंगे और कम संख्या होगी तो हमको क्या करेंगे, कम मांग होगी किसी भी चीज़ की तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर मशीनों में ऐसा नहीं था। मशीनों में तो क्या है कि पूरी साल भर जो है एक बार निवेश कर दिया तो फिर पूरी साल भर रखनी होती थी वो। इसके बाद उत्पादन की विविधता तो डिजाइन, अब देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, हाथ से कई डिजाइन और बारीक काम संभव था। हाथ से जो कई प्रकार की मशीनों का डिजाइन जो है बदल के किया जा सकता है, लेकिन मशीन केवल एक जैसी किस्म की वस्तु बना दी। एक मॉडल हो गया, मशीन के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो एक प्रोडक्ट जब निकलेगा उससे बन के तो हर सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही होंगे। जबकि यहाँ पे क्या था, अगर किसी मजदूर से कोई चीज़ बनवाई जानी है तो एक मजदूर जो बनाएगा हो सकता है दूसरा मजदूर उससे भी अच्छा बना दे, हो सकता है तीसरा मजदूर उससे भी अच्छा बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है, गुणवत्ता जो है वो बदल जाती थी, लेकिन यहाँ पर मशीनों से सिर्फ एक प्रकार के होते। तब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है कि उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग के लोग जो है वो हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। तो ये चीज़ों को हम देख चुके हैं। इसके बाद में देखो मजदूरों की ज़िंदगी और नई तकनीक का खौफ, यानी मजदूरों की जो ज़िंदगी है उससे नई हम कह सकते हैं कि तकनीक का खौफ कैसे मजदूरों को हुआ, ठीक है।
तो देखो मज़दूरों की हालत, तो अगर हम बात करें तो देखो मज़दूरों की स्थिति खराब थी। नौकरी पाना एक तरह से जान पहचान के नेटवर्क पर निर्भर था, ठीक है। और नई तकनीक से लोग चिढ़ते थे, है ना। स्पिनिंग जेनी के द्वारा जो ये नई तकनीक की जाती है, इससे लोग जो है क्या होते थे, चिढ़ते थे। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जेम्स हरग्रीव्ज ने 1864 में, कब, 1864 में एक पहिया घुमाने वाली, सुई कातने वाली एक, हम कह सकते हैं, एक मशीन बनाई, है ना। जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है उत्पादन बढ़ने लगा था, ठीक है। तो अभी जो है इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। देखो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपको इसको कमेंट कमेंट बॉक्स में जो है इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन के उद्योगपति 19वीं सदी की शुरुआत में महंगी मशीनों के बजाय हाथ के श्रम को ज़्यादा प्राथमिकता क्यों देते थे? कोई एक कारण आपको इसमें कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब जो है हमारी क्लास, चलते हैं हम अब नेक्स्ट जो है आपके, एक चीज़ और बात की थी हमने, तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार और एक भ्रम, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार और एक जो है भ्रम, इसके बारे में बात की थी। तो औद्योगिक परिवर्तन में रफ्तार जो है, तेज़ी जो है वो कैसे आई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 4 जो है वो कारण बताए थे, ठीक है। तो उन 4 कारणों के माध्यम से हम इसको क्या है समझ सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात कर चुके थे। आगे देखते हैं। देखो इसमें अभी हम इसमें जो है आगे जब हम बात करें तो आपके, तो इसमें जो हमारा अगला था वो यही था, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, जिसके हमने 4 कारण पढ़े थे आपके। देखते हैं। देखो इसमें, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री के विकास तक ही सीमित था, है ना। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यही नहीं था, इससे भी आगे कुछ सारी बातें थी। तो देखो 19वीं सदी के बदलाव को समझने के लिए हम 4 कारणों से समझ सकते हैं 19 सदी में क्या बदलाव आए, उद्योगों में जो रफ्तार आई, तेजी आई, उसके क्या कारण थे, उनको 4 कारणों से समझ सकते हैं। तो देखो पहला चरण था सूती और लोहे का साम्राज्य, है ना। यानी पहले हम कहें कि पहले तो सूती वस्त्र जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित था, उसके बाद में फिर आपके लोहा जो है, लोहा उद्योग, रेलवे का विस्तार हुआ। तो इसको हमने आपको बताया था कि 1873 तक ब्रिटेन में लोहे का, स्टील का निर्यात जो है 7.7 करोड़ पाउंड तक होता था, लेकिन उसके बाद में फिर ये जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हुआ। उसके बाद में जो है दूसरा जो है इसका कारण मैंने आपको बताया था, उम, कारखानों का भ्रम और परंपरागत उद्योग का दबदबा। तो यहाँ पर क्या है कि जो तकनीक जो है उससे मात्र जो है 20% काम कराया जाता था और परंपरागत उद्योगों से ही ज़्यादा काम कराया जाता था। ये हमने जो है पहली क्लास में देख चुके हैं इसको, ठीक है। और नए जो उद्योग हैं वो आसानी से पुराने उद्योगों को हटा नहीं सके, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीछे नहीं छोड़ सके। और अभी भी नए उद्योगों का हम कह सकते हैं कि पीछे ही थे, जबकि पुराने जो उद्योग थे उनका दबदबा अभी भी बना हुआ था। इसके बाद तीसरा चरण मैंने आपको बताया था कि खाद्य संस्करण, निर्माण, पोल्ट्री, कांच उद्योग, चर्म शोधन, फर्नीचर जैसे जो काम है, ये अभी भी उसी गति से चल रहे थे जैसे कि उद्योगों से पहले चल रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। चौथा जो था चरण वो था नई तकनीक से हिचकिचाहट। तो नई नई तकनीक से हिचकिचाहट क्यों थी? क्योंकि नई नई थी, मशीनें महंगी थी, इसलिए जो है देखो शुरुआती निवेश अधिक था, ठीक है। और महंगी तकनीक थी। शुरुआती निवेश जो था वो अधिक था, लेकिन तकनीक जो थी वो क्या थी, महंगी थी। भारी मरम्मत का खर्च होता था इनमें, और खोखले दावे थे। मशीनें इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि आविष्कारों और निर्माताओं ने दावा किया था, है ना। तो चौथा चरण ये था। तो मतलब औद्योगिक में रफ्तार जो आई उसके क्या कारण थे, तो ये हो गया है ना। अब इसमें देखो, एक मैंने आपको बताया था यहाँ पर भाप के इंजन के बारे में हमने बात की थी पहली क्लास में, कि न्यूकमैन ने एक मॉडल बनाया था, जो कि भाप के इंजन का एक क्या बनाया था, मॉडल, ठीक है। और उसके बाद में जेम्स वॉट ने क्या किया, हम कह सकते हैं कि उसमें सुधार किया, और 1781 में अपने नाम पे वो पेटेंट करा लिया। यानी एक तरह से हम कहें तो अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि भाप के इंजन का पेटेंट किसने कराया, तो जेम्स वॉट ने 1781 में। और ये मॉडल सबसे पहले दिया किसने था भाई, भाप के इंजन का मॉडल सबसे पहले किसने दिया, तो न्यूकोमेन ने दिया था। और इस मॉडल को जेम्स वॉट ने अपने नाम करा लिया था। यानी हम कहें कि
किसने सबसे पहले अपने इसको नाम कराया था, है ना, पेटेंट कराया अपने नाम का कि भाई मैंने इसको इसको बताया है सबसे पहले, तो जेम्स वाट ने। ठीक है, ध्यान रखना, जेम्स वाट ने। उसके बाद में फिर अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई जो ये भाप का इंजन है इसमें सुधार किसके द्वारा किया गया था, यानी उत्पादन के लिए हम कह सकते हैं इसको, उत्पादन के लिए प्रयोग करने वाला कौन था, तो इसका जो फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन, वो उत्पादन में इसको प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो है आपकी ये सारी चीज़ों का, अभी ये भी मैंने बताया था कि सूती वस्त्र उद्योग में 321 जो हैं टोटल ये थे, सूती वस्त्र उद्योग में 80 लगे हुए थे, और आपके ऊन उद्योग में 20 थे, सॉरी ऊन उद्योग में 9 थे, और क्या नाम से बाकी जो है वो आपके इंजन जो हैं बाकी खनन और लोहे उद्योग में थे। तो इसके बाद में देखो आगे चलते हैं हम, और आगे जो हमें अब पढ़ना है नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर कौन सा है, औद्योगिकरण का। मतलब औद्योगिकरण का युग तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसका पार्ट जो सेकंड है, अब आप इससे आगे पढ़ते हैं, हाथ का श्रम, मजदूरों की जिंदगी और भारतीय कपड़े का युग। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हाथ का श्रम पढ़ेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो बात कर रहे थे वो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के बारे में बात कर रहे थे। अब इससे आगे जो आपकी बुक है उसमें अगर हम बात करें तो आपके उसमें है हाथ का श्रम और वाष्प की शक्ति। हाथ का श्रम और किसकी शक्ति, वाष्प की शक्ति। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो तो एक तो हम देखेंगे आज इसमें आपके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन और औपनिवेशिक भारत, यानी जब ब्रिटेन में विक्टोरिया का शासन था उस समय की स्थिति, और भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की थोड़ा सा तुलना करेंगे इसकी दोनों चीज़ों के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मजदूरों की हालत और रोजगार का संघर्ष, ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। मशीनों यानी स्पिनिंग जेनी का भारी विरोध हो रहा था उसके समय, विक्टोरिया के समय। और भारतीय कपड़े का विश्व में दबदबा था, और यूरोपियन कंपनियों का कब्जा पुराने बंदरगाहों पे पतन पे था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो उद्योगपतियों ने मशीनों से ज़्यादा मजदूरों को क्यों चुना, तो आपको ये ध्यान रखना है उद्योगपति जो थे उन्होंने, उद्योगपतियों ने मशीनों से ज़्यादा मजदूरों को ही क्यों चुना, तो इसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में ब्रिटेन में गरीब किसानों के शहर आने से मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। यानी गरीब किसानों के अगर हम कहें तो बहुत सारे मजदूर थे। कामगारों की भीड़ के कारण वेतन जो था वो कम था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इस बात को कि भाई जो बहुत ज़्यादा मजदूर थे, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी ब्रिटेन में। ठीक है, और मजदूरों की जब कमी नहीं थी तो ये मजदूर जो है आपके काम करने के लिए तैयार थे, है ना, तो इस वजह से सस्ते मजदूर थे। और हम बात करें इसमें क्या नाम से, जबकि मशीनें जो थी उनमें लागत ज़्यादा होती थी। देखो यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है ना, वैसे इसी चीज़ को क्रॉस दिखाया गया है कि भाई मशीनों को वो चाहते ही नहीं थे, उद्योगपति जो है मशीनों को चाहते ही नहीं थे वो, है ना, उनसे काम कराना नहीं चाहते थे, जबकि मजदूरों से काम कराना चाहते थे। और मजदूरों से काम कराने इसलिए चाहते थे क्योंकि मजदूर जो है वो क्या थे, सस्ते थे। ये ध्यान रखना है, मजदूर जो है वो क्या थे, सस्ते थे। तो इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं वैसे पहले, बस थोड़ा सा इसको इस प्रकार से समझना है अच्छे से। आगे देखो मौसमी काम जो है वो साल भर नहीं चलता था। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि उद्योगपति जो हैं वो ज़्यादातर तो मजदूरों से काम कराना पसंद करते थे, मशीनों से काम कराने में कोई उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। और उसका कारण यही था कि मशीनें महंगी थी, ख़राब हो जाती थी, तो इनको सही करने के लिए जो मैकेनिक है वो जल्दी से मिल नहीं पाते थे, और इनको चलाने वाले लोग भी महंगे मिलते थे। ठीक है, जो इनको चलाते थे कारीगर वो भी क्या थे, महंगे थे। जबकि मजदूर आसानी से मिल जाते थे और बहुत ही सस्ते मिलते थे। तो हम कह सकते हैं कि लागत इसमें कम आ रही थी परंपरागत उद्योगों में, जबकि नवीन जो उद्योग थे, मशीनें जो थी, उनमें लागत ज़्यादा आ रही थी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं हम थोड़ा सा आपके, तो मौसमी यानी मौसम के अनुसार दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है, ये अगर उद्योगपति मशीनों को लगा भी लेते हैं तो भी इनको नुकसान ही था। क्यों नुकसान था, क्योंकि मौसम जो है, मौसम के आधार पर इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती थी। मौसम के अनुसार क्या होता था, जो संख्या है इनकी साल भर हम चाहें जब उसको घटा सकते थे, चाहें जब उसको क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। अब देखो इसमें एक बात ये है कि गैस घरों में देखो सर्दी अगर हम बात करें, कई उद्योगों में उत्पादन पूरे साल नहीं था बल्कि सीजन के हिसाब से। देखो कई उद्योगों में उत्पादन पूरे साल नहीं था बल्कि सीजन के हिसाब से
घटता बढ़ता रहता था। सीजन खत्म होते ही मजदूर फिर सड़क पर आ जाते थे। खत्म होते ही मजदूर कहाँ जाते थे? सड़क पे, क्योंकि उनको हटा दिया जाता था। लेकिन मशीन को अगर हमने ले लिया है तो वो तो पूरे ही हम कह सकते हैं कि वर्ष भर हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर हम देखते हैं इसमें, देखो गैस गैस घर और शराब खाने जो होते थे, गैस घर और शराब खानों में सर्दियों के दौरान ज़्यादा काम रहता था। यानी गैस घर और शराब खाने जो होते थे ना, उनमें सर्दियों के समय में ज़्यादा काम होता था। तो क्या है, इनको मजदूरों को सर्दियों में ज़्यादा लगा लिया जाता था। जैसे ही गर्मी आती थी, इनको वापस हटा दिया जाता था। अब देखो, अगर हम बात करें तो आपके क्या नाम से, क्रिसमस डे जब आता है उस समय बुक बाइंडर, क्रिसमस डे के समय बुक बाइंडर और प्रिंटरों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी दिसंबर के महीने में, है ना। दिसंबर के महीने में ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो ये क्या है, उस समय ज़्यादा मजदूरों को लगा लेते थे और उसके बाद में फिर हटा देते थे। अब देखो, जहाज़ों की मरम्मत सर्दियों के महीनों में बंदरगाहों पर साफ सफाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, उस समय लगा लेते थे, फिर बाद में उनको हटा देते थे। तो ये चलता था, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें तो मशीनों का तो ये है कि एक बार अगर हमने ले लिया मशीनों को तो फिर उनको तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कुलीन वर्ग की पसंद हाथ की कारीगरी कारीगरी बनाम मशीन। यानी कुलीन वर्ग जो है उसके जो पसंद जो ज़्यादा था वो हाथ का काम पसंद था। मैंने आपको पहले बताया था, जो कि कुलीन वर्ग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा हाथ का काम पसंद था। अब ये पसंद क्यों था, तो इसके बारे में देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हाथ से बनी चीज़ों के बारे में बात करें और मशीनों से बनी चीज़ों के बारे में बात करें। इसमें हाथ से बनी एक कुल्हाड़ी को दिखाया गया, चित्र को देखो और समझो उसको अच्छे से। तो देखो यहाँ पर है, अगर हम बात करें तो परिष्कार का प्रतीक उच्च वर्ग कुलीन पूंजीपति इन्हें पसंद करते थे। यानी जो हाथ से बनी चीज होती थी, जैसे कुल्हाड़ी है, इसको एक व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है, इस प्रकार से डिजाइन किया है। जबकि दूसरा व्यक्ति हो सकता है इसमें कुछ और बदल दे और इसको और भी अच्छा रूप दे सकता है, ठीक है। तो तीसरा व्यक्ति हो सकता है इसको और भी एक नया रूप दे इसको। चौथा व्यक्ति हो सकता है और भी इसको अच्छा बनाए। तो इसीलिए कुलीन वर्ग और पूंजीपति इस बात को सोचता था कि भाई जो हाथ से बनी हुई चीज़ें ये ज़्यादा बेस्ट हैं। उसके बाद में इनका डिजाइन देखो, मैंने बताया आपको, हर उत्पाद अलग अलग और बारीकी डिजाइन से बनता था। हर उत्पाद को अलग अलग बनाया जाता था, अलग अलग डिजाइन से। 19वीं सदी में 500 तरह के हथौड़े, है ना, और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ इंसानी निपुणता से बनती थी। यानी हम बात करें, इतने सारे जो हैं हथौड़े बनाए गए और कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, है ना। तो इनके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि भाई इनको तो इंसान ही बना सकता है ना। 500 तरह की हथौड़े जो हैं और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ, और सारी अलग अलग थी। तो इन्हें बनाने के लिए अगर हम कहें तो यांत्रिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं थी, इंसानी निपुणता की आवश्यकता थी, ठीक है। अगर हम बात करें मशीन के उत्पाद की, देखो एक जैसे एक जैसे यूनिफॉर्म, यानी सभी उत्पाद एक जैसे ढांचे के होते थे। जैसे मान के चलो, अगर हम बात करें तो आपके, एक सेकंड, हाँ, जैसे कि हम बात करें आगे कि जो मशीनें होती थी, ये मशीनें एक सांचे के अनुसार ही ढाला जाता था। किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता तो एक सांचे के अनुसार ढाला जाता था और वो सारी चीज़ें एक जैसी ही फिर बनती थी। उपनिवेशों के लिए इन्हें मुख्य रूप से कॉलोनियों में निर्यात करने के लिए बनाया जा सकता था। तो आगे देखते हैं, देखो कुल मिला के मशीनी उत्पाद एक जैसे बनते थे और हाथ से बनी चीज़ें जो अलग प्रकार से बन सकती थी। अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में रोजगार की तलाश में जान पहचान का खेल। देखो ये हमने बात कर ली आपके हाथ के श्रम, यानी हमने बात की है अभी आपके हाथ का श्रम। अभी जो हमने बात की है वो आपके देखें तो देखो हम इसमें आगे बात करेंगे मजदूरों की ज़िंदगी। तो देखो आपकी किताब में जो ये है, अब मजदूरों की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है, देखो तो देखो रोजगार की बात करें तो मजदूरों के लिए जो रोजगार था वो किस प्रकार से था। तो देखो रोजगार की तलाश में जो रोजगार मिलता था मजदूरों की को, वो रोजगार की तलाश में हम कहें कि जान पहचानों खेल चलता था। किसका चलता था? जान पहचानों का खेल चलता था। यानी जिसकी जान पहचान है उसको तो क्या मिलता था? रोजगार। और जिसकी कोई जान पहचान नहीं है उसको शहरों में रोजगार नहीं मिलता था। यानी काम मिलना पूरी तरह सामाजिक नेटवर्क पर आधारित था। किस पे था? सामाजिक। यानी अगर किसी का दोस्त है
तो उसे काम मिल जाएगा, कुटुंब से है, परिवार पे से है तो उसे काम मिल जाएगा, बाकी लोगों को काम नहीं मिलता था। देखो, जिनके पास संपर्क नहीं होते थे वो हफ्तों तक इंतजार करते थे, रातों, हम कहें कि रातों को पुलों के नीचे रैन बसेरों में, यानी जिनके कोई घर नहीं होता है तो उनको रहने की व्यवस्था होती है अनजान शहर में, वो कहलाते हैं रैन बसेरे, ठीक है। तो वहाँ पे गुजारनी पड़ती थी। सीजन खत्म होने पर मजदूर वापस अपने गांव लौट जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यानी मजदूरों को काम मिलना है तो एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। उसी को काम मिलेगा जिसकी जान पहचान होगी, कोई दोस्त हो, परिवार में कोई जानकार हो, उसे काम मिल जाता था, बाकी और मजदूरों को काम नहीं मिलता था। और उन्हें रातें, मतलब हम कह सकते हैं कि रात गुजारनी पड़ती थी रैन बसेरों में, पुलों के नीचे सोना पड़ता था, तब भी जाके उनको काम नहीं मिलता था। समय, हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय उनका ऐसे ही गुजर जाता था काम की तलाश में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखो, आगे चलते हैं हम। इसके बाद में है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मशीनों का खौफ और जेनी स्पिनिंग जेनी का टकराव। तो देखो, अब यहाँ पर एक व्यक्ति और आ जाता है आपके, स्पिनिंग जेनी। कौन आ जाता है? स्पिनिंग जेनी जो है, उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो है, अगर सॉरी व्यक्ति नहीं, एक मशीन आ जाती है स्पिनिंग जेनी। इसका आविष्कार जो है हरग्रीव्ज ने 1764 में किया था इसका आविष्कार। किसने किया था? हरग्रीव्ज ने 1764 में इस मशीन को बनाया। और इस मशीन ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ला दिया। इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की जो मांग है उसको घटा दिया। एक इसका जो एक पहिया, उसे घुमाने घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को एक साथ घुमा देता था और एक साथ कई धागे बन जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ कई धागे बन जाते थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति, पहले तो क्या, एक व्यक्ति एक धागे को बनाता था। और जब ये हारग्रीव्ज के द्वारा ये मशीन बनाई जाती है 1764 में, और इसको बनाने के साथ में हम ये कहें कि एक मजदूर जो है वो कई धागे बना देता था। देखो, कार्य प्रणाली, एक पहिया घुमाने पर कई तकलियां एक साथ घूमने लगती थी और कताई तेज हो जाती थी। अब टकराव क्या था? ठीक है, तो टकराव यह था कि मशीनों ने श्रम की मांग को घटा दिया। यानी मान के चलो 5 धागे बना रहे हैं 5 मजदूर, ठीक है, और इस मशीन से क्या हो जाता था कि 5 धागों को एक ही व्यक्ति बना देता था। यानी एक व्यक्ति ने 4 व्यक्तियों का काम खत्म कर दिया, है ना। तो इसीलिए जो है, मशीन ने श्रम की मांग को घटा दिया और उन उद्योग में काम करने वाली औरतों ने बेरोजगारी के डर से मशीनों पर क्या किया? हमला किया। मशीनों पर फिर क्या किया उन्होंने? हमला। एक तरह से द्वंद्व होने लगा, संघर्ष होने लगा मशीनों में और मजदूरों में। अब देखो, 1840 का दशक, निर्माण 1840 का दशक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ समय जो है बदल जाता है, और कुछ समय जो है बदल जाता है 1840 के दशक में, और चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद में रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाता है, सुरंगें बनाई जाती हैं, निकासी और सीवर व्यवस्था बनाई जाती है, सीवर लाइन जो होती है पानी की, वो सारी बनाई जाती है। देखो, धीरे धीरे क्या है कि 1840 के दशक में हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो बढ़ रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं। तो इनके कारण क्या है, फिर जब एक बार हरग्रीव्ज ने एक उसका स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, तो मजदूरों के लिए हम कह सकते हैं रोजगार धीरे धीरे समाप्त हो गया था, क्योंकि पहले जिन मजदूरों को रोजगार मिल रहा था वो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार के कारण बेरोजगार हो गए थे। फिर धीरे धीरे 1840 का दशक आया। देखो, 1764 की बात है, लेकिन 1800 जब 40 का दशक आया तो उस समय क्या है, जो रेलवे है, सड़कें हैं, ये बनाई जाने लगी, ठीक है, सुरंगें बनाई जाने लगी और कई सारी सड़कें बनाई जाने, कई सारी व्यवस्थाएं की जाने लगी। तो धीरे धीरे परिवहन जो है उसका भी निर्माण किया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं 1840 के दशक में रोजगार जो है धीरे धीरे मजदूरों को मिलने लगा। रोजगार धीरे धीरे मजदूरों को जो है मिलने लगा, तो स्थिति काफ़ी थोड़ी सुधरने लग गई। अब इनसे आगे बात करते हैं, तो आपके जो है इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, तो अब आ जाता है आपके कपड़े का युग। अगर हम बात करें तो भारतीय कपड़े का युग, आपको ध्यान रखना है, आपकी जो बुक है उसके अनुसार भारतीय कपड़े का युग आ जाता है। यानी मशीनी युग से पहले भारतीय कपड़े का सुनहरा युग, मशीनी युग से पहले,
यानी जब मशीन नहीं थी उससे पहले जो भारतीय कपड़ा है वो स्वर्णिम युग में था, स्वर्णिम युग में था। देखते हैं, देखो इसमें कैसे था ये। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखो, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि भारतीय जो कपास होती थी वो बारीक रेशे की कपास होती थी, जबकि विश्व में जो और जगह की कपास होती थी वो मोटी रेशे की कपास होती थी। और जो कपड़ा जो बनता था वो बारीक रेशे कपास से अच्छी फिनिशिंग आती थी उसमें, इसीलिए भारतीय जो कपास है उसकी विश्व मार्केट में मांग थी। ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादकों का हम कह सकते हैं एक छत्र राज था, यानी इनकी एक तरह से बहुत ज़्यादा मांग थी। जहां अन्य देशों में मोटा कपास पैदा होता था, वहीं भारत का कपास अपनी महीन महीन बारीकी यानी बारीक किस्म के कपास के कारण मशहूर था, है ना। उसके बाद में देखो, गुजरात का सूरत बंदरगाह और भारत को खाड़ी और लाल सागर से जोड़ता था। एक ध्यान रखना है कि जो गुजरात का, ये आपके नाम से गुजरात का जो सूरत बंदरगाह है, देखो ये सूरत बंदरगाह रहा। गुजरात का जो सूरत बंदरगाह है ये लाल खाड़ी, यहाँ से है लाल खाड़ी, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं लाल खाड़ी दक्षिणी भारत, है ना। तो दक्षिणी भारत से और लाल खाड़ी से जोड़ता था सूरत बंदरगाह। देखो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे सूरत में, और सूरत से जाएंगे फिर लाल खाड़ी में। तो इसके कह सकते हैं कि हम दक्षिणी भारत और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन सा बंदरगाह करता था? सूरत बंदरगाह। तो यहाँ से व्यापार होता था। उसके बाद में देखो आगे देखें, उसके बाद में आपके क्या नाम से इधर जो है कोरोमंडल तट जो है, इस पर तो क्या नाम से आपके मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रहा मछलीपट्टनम बंदरगाह, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम बंदरगाह, और बंगाल में हुंगली बंदरगाह जो है, ये अपने जो व्यापार है इससे हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था यहाँ से। यहाँ कहाँ से? एक तो मछलीपट्टनम कोरोमंडल के तट के मछलीपट्टनम से, और क्या नाम से हुगली बंदरगाह से। इन दोनों से दक्षिणी पूर्वी, देखो ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्वी, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में खूब व्यापार चलता था। आगे देखो, अगर हम देखें तो पुराना भारतीय नेटवर्क कैसे काम करता था? तो व्यापार का पुराना जो भारतीय नेटवर्क कैसे काम करता था? एक तो जो बुनकर होता था माल तैयार करते थे, आपूर्ति के लिए काम कौन करते थे? सौदागर। ये बुनकरों को पेशगी देते थे और उनसे माल खरीदते थे। उसके बाद में जो ये है सौदागर जो है बंदरगाह के दलाल के पास में चीज़ों को पहुंचाते थे, और बड़े जहाज मालिकों और निर्यातकों के साथ कीमत का मोल भाव करते थे। कौन? सौदागर। ठीक है। इसके बाद में जो है ये जो है बंदरगाह पे जो मालिक होते थे, ये निर्यात जो व्यापारी है, ये भारतीय कपड़े के विदेशी व्यापार में बेचते थे, भारतीय कपड़ों को विदेशी व्यापार में बेच देते थे, जहाज़ों में लोड, हम कह सकते हैं कि लोड कर देते थे। तो ये सारी व्यवस्था चलती थी इस प्रकार से। इसके बाद में देखते हैं, देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यूरोपीय एकाधिकार और पुराने बंदरगाहों का पतन। तो अगर हम देखें तो देखो, जो आपके ये पहले सूरत और हुगली था, देखो सिर्फ जिस प्रकार से दिखाया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो सूरत और हुगली बंदरगाह ये तो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। क्यों समाप्त होते जाते हैं? कि सूरत से निर्यात 1.6 करोड़ रुपए होता था, है ना। और 17वीं सदी में ये है गिरकर, यानी 1740 के दशक में यह है गिरकर केवल 30 लाख रुपए हो गया। देख लो आप, है ना। यानी पहले की बात करें हम, तो सूरत से निर्यात 1.6 करोड़ रुपए होता था 17वीं सदी में। कब होता था? 17वीं सदी में। 17वीं सदी से गिरकर 1740 में, 17वीं सदी से गिरकर कब? 1740 में केवल 30 लाख रुपए रह गया। ठीक है। 1750 के दशक में यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, है ना, इजारेदारी ले ली। यानी हम कहें 1750 के दशक में भारत में जो व्यापार है उसका एकाधिकार प्राप्त कर लिया यूरोपीय कंपनियों ने, है ना। और धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी ने मुंबई और कलकत्ता यहाँ पर औपनिवेशिक केंद्र बनाए, नए औपनिवेशिक केंद्र बनाए, तो व्यापारिक केंद्र के रूप में ये सामने आए। ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा। तो हम देखते हैं, देखो एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ब्रिटेन का संघर्ष और भारत का व्यापार। तो यहाँ पे श्रमिक दोनों में अगर अंतर करके देखें तो देखो, ब्रिटेन में तो श्रमिक क्या था? सस्ते थे, मानव श्रम जो था एक तरह सस्ता था। और हम कहें कि भारत में मशीनी युग से पहले ही
मशीनी युग से पहले महीन कपास का दबदबा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मशीनी जो युग है उससे पहले ही भारत के कपास की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है। मौसमी अगर हम बात करें, देखो ब्रिटेन में तो मौसमी काम, महीनों की बेरोजगारी, मौसम के हिसाब से काम मिलता था और महीनों की फिर बेरोजगारी मिलती थी। जबकि यहाँ पर देखें तो पुराना नेटवर्क था, सौदागर, बुनकर, दलाल ये सारे होते थे और इस प्रकार से काम करते थे। इसके बाद इसमें देखें ब्रिटेन में स्पेनिंग जेनी का विरोध और बेरोजगारी का डर। यहाँ पर स्पेनिंग जेनी का विरोध किया गया था क्योंकि ये जो है एक इसको चलाने के वाले एक ही व्यक्ति 5 धागे का निर्माण कर देता था। जबकि उद्योग बस इससे पहले जो है 5 व्यक्ति तो 5 धागों का निर्माण करते थे। इसलिए यहाँ पर जो विरोध चल रहा था बेरोजगारी के चक्कर में। ठीक है। और यहाँ पर यूरोपीय एक अधिकार जो है सूरत और उगली पर हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं, देखो 1840 के बाद रेलवे का से रोजगार में क्या होती है यहाँ पे वृद्धि। जैसा कि हमने देखा था 1840 में रेलवे से रोजगार की वृद्धि हो जाती है और मुंबई और कोलकाता नए बंदरगाह के रूप में सामने आते हैं भारत में। अब देखो आज के लिए बस, अगर हम औद्योगिक युग के बारे में देखें तो इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। ठीक है। तो अब आगे जो हमें पढ़ना है वो देखो चैप्टर अगला होगा आपके, जो हम पढ़ेंगे इसमें उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं एक बार थोड़ा सा। तो ये होगा आपके बुनकरों का क्या हुआ। किताब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है बुनकरों का क्या हुआ। तो कैसा लगी आपको आज की ये क्लास? ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना और उसके बाद आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट्स नोट्स। थैंक यू।